हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है पुष्प की संरचना। आइए देखते हैं कि पुष्प की संरचना के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखते हैं विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। इसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होता है जिस दिन हम शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा होता है कक्षा आपकी कक्षा, ये चूंकि प्रकरण आपका 6 क्लास 6 विषय के लिए है और इसको 7th में भी आप पढ़ के लिए भी बना सकते हैं, तो 6 और 7 दोनों के लिए ही है। विषय आपका विज्ञान है, उप विषय जीव विज्ञान है, चक्र वन है और अवधि जो है 40 मिनट है। किसी किसी विद्यालय में अवधि जो होती है 35 मिनट की होती है। ये बनाने के बाद नंबर आता है प्रकरण लिखने का। तो आज का हमारा प्रकरण है पुष्प की संरचना। प्रकरण के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है और हमारा विषय आज का क्या है, विज्ञान है। तो हम जो भी उद्देश्य लिखेंगे वो विज्ञान विषय को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। साथ ही साथ जो विज्ञान विषय के जो उद्देश्य होते हैं 5 से 6, 4 से 6 आप उद्देश्य जितने भी देने चाहें दे सकते हैं। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। चौथा छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना और पांचवा है छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है विशिष्ट है, किसके लिए विशिष्ट है, प्रकरण के लिए विशिष्ट है। तो हम इसमें जो उद्देश्य लिखेंगे वो विशिष्ट प्रकरण को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे और 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य दिए जाते हैं। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य क्या है, ज्ञान देना। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पुष्प के बारे में जान सकेंगे और छात्र पुष्प के कार्यों के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य मतलब छात्र जान गए हैं तो उन चीजों को अब हमारा प्रयास क्या रहेगा कि उसको वो समझे भी, ये नहीं बस जान के रहने दें, समझने की भी कोशिश करें। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में विवेचना कर सकेंगे और छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों के द्वारा होने वाले कार्यों को समझ सकेंगे। ठीक है। उसका नंबर आता है थर्ड उद्देश्य जो होता है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंदर क्रियात्मक यानी कि बच्चे अब खुद कर लेंगे। हमने हमको क्या किया, ज्ञान दिया और उनको समझा दिया। अब बच्चों का कार्य है कि उसको समझने के बाद उसको कैसे हम उसका रिजल्ट कैसे देते हैं, उसका आउटपुट कैसे देते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और छात्र विभिन्न प्रकार के पुष्पों में अंतर कर सकेंगे। ठीक है। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत हम लिखते हैं पुष्प की संरचना तथा उसके विभिन्न अंगों को दर्शाता चार्ट पेपर, संकेतक, चौक, डस्टर आदि। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम मान के चलते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट है जो आपको जिसे पढ़ाना है उसको कुछ न कुछ किसी भी प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी जरूर रहती है। तो उसी लाइन को हम यहाँ लिखते हैं कि छात्रों को अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सामान्य जानकारी है और इसी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो आपको प्रकरण निकालने के लिए होता है। आइए देखते हैं कि प्रकरण निकालने के लिए प्रस्तावना प्रश्न कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षिका प्रश्न करती है कि संरचना के आधार पर पौधे को कितने भागों में बांटा गया है। तो चूंकि अभी इसके पहले वाला जो मैंने लेसन प्लान बताया था उसमें मैंने बताया था कि पौधे को 2 भाग में बांटा गया है, तो बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे कि पौधे को 2 भागों में बांटा गया है। फिर हम पूछेंगे उन दोनों भागों के नाम बताइए, तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि जो जड़ के नीचे, जमीन के नीचे पाए जाने वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं, और जमीन से ऊपर पाए जाने वाले भाग को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं, जहाँ तना, पत्ती आदि लगे होते हैं। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि जो पौधे का प्ररोह तंत्र है उसको लेके प्रश्न बनाया। ठीक है। ऊपर तो 2 से लेके प्रश्न बनाया था। ठीक है। तो पौधे के प्ररोह तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, शिक्षिका प्रश्न करती है। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज आदि जो है पौधे के प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर प्रश्न उठाएंगे इस आंसर को लेके कि तना, पत्ती तथा फूल में पौधे का सबसे आकर्षक अंग कौन सा होता है। 3 ऑप्शन दिया बच्चों को, तो बच्चे क्या बता देंगे कि जो फूल होता है, फूल यानी जिसको हम पुष्प कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, वो सबसे आकर्षक अंग होता है। फिर हम जो बच्चों ने आंसर किया उसको लेकर नया प्रश्न बनाएंगे कि पुष्प की संरचना के बारे में आप
क्या जानते हैं। तो बच्चे अपने अपने संभावित आंसर देंगे, वन वर्ड आंसर नहीं है, इलॉबरेटेड आंसर है, तो बच्चे कुछ ना कुछ संभावित आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसका जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल गया, तो हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों, हमारा उद्देश्य कथन करेंगे उनको बोलते हुए कि बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पुष्प की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत 5 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन और पांचवा श्याम पट कार्य का। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु है पुष्प की संरचना। शिक्षिका प्रश्न करती है पुष्प की संरचना कैसी होती है। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। देखिए कैसे स्पष्टीकरण दे रही है कि प्रारूपिक पुष्पों में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्रमशः वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जिसको पुंकेसर, जायंग, स्त्री केसर कहते हैं। सभी उपांग अक्ष पर एक निश्चित क्रम में, कह रहा है कि सारे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। फिर कह रहा है कि अधिकांश पौधे में पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाया जाता है, और ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प, यानी कि दोनों लिंग एक ही पौधे में पाया गया तो द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण इसका क्या हो गया, गुड़हल, सरसों, मटर आदि। अब कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण हो गया पपीता, मक्का, लौकी आदि। ठीक है, इधर साथ ही इधर श्यामपट पे भी साइड में लिख के दिखा दिया कि पुष्प उपांगों से चार उपांगों से मिलकर बना होता है और ये चक्र में उपस्थित होते हैं, और ये क्रमशः जो है वाय दलपुंज, उपमंग तथा जायांग कहते हैं। लिंग के आधार पर पुष्प को 2 भागों में 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लें, क्योंकि जो भी आप शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछना जरूरी होता है, ताकि पता चले कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक पहला प्रश्न पूछ लिया कि पुष्प की संरचना के 4 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो बच्चे जवाब दे देंगे कि वाय दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, फिर है दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि लिंग के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 प्रकार के होते हैं लिंग के आधार पर, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। बच्चे आंसर कर देंगे। ठीक है, उसका दूसरा नंबर है दूसरे शिक्षण बिंदु का, तो दूसरा शिक्षण बिंदु है पुष्प के भाग। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बताइए। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला है वाय दलपुंज। ठीक है, वाय दलपुंज में लिखेंगे कि ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करते हैं, और हरे रंग के होने का कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। ठीक है, रक्षा करने का और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन करता है, वाय दलपुंज करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड इधर श्यामपट पे हमने क्या किया, वाय दलपुंज का एक डायग्राम बना दिया। सरसों के लिए किसी किसी में वाय दल 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, 6 होते हैं। प्लांट की के हिसाब से जो है वाय दलपुंजों की संख्या होती है। एक अगर है तो वाय दल बोला, और लेकिन अगर ग्रुप में है तो इसलिए पुंज का, सब पुंज मतलब होता है समूह, तो वाय दलपुंज मतलब समूह, वाय दल का समूह। ठीक है, उसका दूसरा शिक्षण बिंदु है दलपुंज, दूसरा पार्ट है पौधे का। तो ये लिख दिया कि यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों में के पुष्पों में दलों की संख्या तथा रंग जो है भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण दे दिया कि गुड़हल में लाल रंग का और कनेर में पीले रंग का होता है। और इधर डायग्राम श्यामपट पे डायग्राम बना के दिखा दिया कि ये दल है और दल अब ग्रुप में है तो दलपुंज हो गया। ठीक है, फिर तीसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा पॉइंट है पौधे के अंग के पुमंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर भी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि पुष्प के भीतर धागे की जैसी या तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर की ऊपरी सिरा जो होता है फुला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में पाउडर के समान नन्हे कण भरे रहते हैं, इसे परागकण कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, ऐसा पुंकेसर का डायग्राम बना के दे दिया कि ये पुंकेसर है, ऊपर फूली संरचना है जिसे परागकोश कहते हैं, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। और ये ठीक है, उसका जो चौथा अंग है वो है जायांग। जायांग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि यह पुष्प का मादा अंग होता है, यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी हुई नली जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई संरचना जो होती है वर्तिकाग्र कहलाती है। ठीक है, तो इधर डायग्राम श्यामपट पे बना के समझा दिया कि ये अंडाशय है, स्त्री केसर है। तो नीचे आप सबसे नीचे जो है फूली हुई अंडाशय हो गई,
उसके नीचे वर्तिका होगी और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र हो गए। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के दिखा देंगे। वर्णाशय किस पे स्थित होगा? पुष्पासन पे, और इससे हम पूरी संरचना को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पुष्प के अंग। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि पुष्प के सबसे आकर्षक भाग को क्या कहते हैं, तो छात्र क्या जवाब दे देंगे कि दलपुंज कहते हैं। फिर पूछ लिया पुष्प के भीतर पाए जाने वाले धागे या तंतु जैसी रचना को क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछ लिया पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो बच्चे जवाब दे दिए कि जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है पुष्प के कार्य। तो पुष्प के कार्य क्या क्या होते हैं? शिक्षिका प्रश्न करती है कि बताइए पुष्प के क्या कार्य होते हैं, तो बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी कि पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं। इसके द्वारा पौधे प्रजनन या अपने वंश में वृद्धि करते हैं। प्रजनन का कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है, परागण और निषेचन में। तो परागण क्या होता है? पुष्प के परागकोश से परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। फिर दूसरा है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है कि परागकण में स्थित नर युग्मक तथा अंडाशय में स्थित मादा युग्मक का आपस में संयुग्मन होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप एक नई रचना का विकास होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बता दिया कि निषेचन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुष्प के कार्य। साथ ही साथ साइड में भी पुष्प के कार्य को जो है श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन करना है। प्रजनन के 2 चरण होते हैं, परागण और निषेचन। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि पौधे के पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? प्रजनन करना या अपने वंश में वृद्धि करना होता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया प्रजनन का कार्य कितने चरणों में पूरा होता है, तो बच्चे बता देंगे कि 2 चरणों में, पहला परागण, दूसरा है निषेचन। ठीक है, तो ये आपका बोधात्मक प्रश्न हो गया तीसरे शिक्षण बिंदु से। ये हो गया आपके शिक्षण बिंदु खत्म हो गया। उसके बाद आपका नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो आपके तीनों ही शिक्षण बिंदु से आप एक एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि पहला है कि पुष्प से क्या तात्पर्य है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम बताइए, और तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि पुष्प के क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, ये 3 पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिया। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश दे देंगे, ये श्यामपट्ट सारांश बना देंगे। ठीक है, पुष्प के बारे में लिख देंगे कि ये पौधे का सबसे आकर्षक है, महत्वपूर्ण अंग है जो तने तथा शाखाओं से लगे रहते हैं। ठीक है, ये आपका श्यामपट्ट सारांश है। उसके बाद पुष्प के अंग के बारे में बता देंगे कि पुष्प के 4 भाग होते हैं जो अपने अक्ष पर एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। चारों सीक्वेंस दे देंगे, वाय दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायांक, और डायग्राम बना के समझा देंगे कि ये डायग्राम है उसका। ठीक है, उसके बाद नीचे पुष्प के कार्य दे देंगे कि पुष्प का मुख्य कार्य प्रजनन करना अर्थात अपने वंश की वृद्धि करना होता है। तो ये आपका श्यामपट्ट सारांश है। श्यामपट्ट सारांश के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने दे दिया कि पुष्प के विभिन्न अंगों का चित्र बनाकर लाना है, और दूसरा प्रश्न दे दिया कि पुष्प के अंगों तथा कार्यों को याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना, पुष्प की संरचना या पुष्प के अंग तथा उनके कार्य। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।